नमस्कार प्यारे मित्रों, आज बात करेंगे सामान्य अध्ययन पे जो यूपी पुलिस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामान्य अध्ययन उस पर चर्चा करेंगे जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। साथ में कुछ फैक्ट भी जानेंगे। आइए जान लेते हैं। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। एक प्रश्न जरूरी दिवस से पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल दिया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल दिया है, पृथ्वी दिवस 29 अप्रैल दिया है और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल दिया है। तो यहाँ पे बताना है जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पृथ्वी दिवस जो है वो 29 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, बल्कि कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर एक पूछा जाता है 12 जनवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर एक और पूछा जाता है 2 फरवरी को तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है 28 फरवरी को अगर पूछ लें तो 28 फरवरी को जो मनाया जाता है वो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर 8 मार्च को तो महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और पूछा जाता है कि 16 सितंबर को जो मनाया जाता है वो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ओजोन दिवस। तो ये जो दिवस हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे बताना है ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। तो यहाँ पे पहली जो कंपनी दी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दी है, फिर दूसरी दी है इरेडा लिमिटेड, फिर तीसरी दी है रेल विकास निगम लिमिटेड, फिर तीसरी दी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड दी है। तो जो कंपनी है नवरत्न दर्जा प्रदान किया गया वो रेडा कंपनी को प्रदान किया गया, ये भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई कंपनी तो 1987 में स्थापना होती है। अगर पूछ लिया जाए नवरत्न कंपनियां भारत में कितनी हुई तो 17 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, ये भी याद रखिए 17। अगर पूछ लिया जाए महारत्न कंपनियां कितनी हुई तो महारत्न जो कंपनियां हो गई हैं वो कितनी हो गई तो 13 हो गई हैं, ये भी याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जून 2024 में ही एक कंपनी को और दर्जा मिला है, वो भी याद रखिए नवरत्न का। तो यहाँ पे वो कंपनी दी नहीं थी, इसलिए आगे चर्चा कर लेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग रही है। यहाँ पे बताना है जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। तो यहाँ पे 150 दिया है, 159 दिया है और 74 दिया है, 147 दिया है। तो भारत की जो रैंकिंग रही है इसमें, तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो 159 रही। कितने देशों में तो 180 देशों में। और जान लेते हैं कौन सी संस्था जो है वो जारी करती है इस रैंकिंग को। तो यहाँ पे बात करें तो ये जो संस्था है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा ये जारी की जाती है और ये 20 सालों से ये रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। इस बार की जो रैंकिंग जारी की गई है वो 3 मई 2024 को जारी की गई, ये भी याद रखिए। इसमें कितने देशों की ये रैंकिंग जो है जारी की गई तो 180 देशों की ये रैंकिंग जारी की गई, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर आगे बात करें तो इसमें शीर्ष स्थान इस रैंकिंग में नॉर्वे का रहा है, दूसरा स्थान डेनमार्क का रहा है और तीसरा स्थान जो है वो स्वीडन का है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें अगर भारत की रैंकिंग देखें तो 159 पे रहा है भारत, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स महत्वपूर्ण बन जाते हैं, कौन सी संस्था जो है वो जारी करती है, कितने देश शामिल थे और भारत की क्या रैंकिंग रही और शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा है। तो इतनी चीजें ये रैंकिंग में याद करना होता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है होता है। यहाँ पे बताना है किसका रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे जो रासायनिक नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, ये भी याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। आगे बात कर लेते, अगर मुझे चूने का नाम पूछ लिया जाए रासायनिक क्या होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखिए। और सोडे का जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और गैस का जो होता है एलपीजी मतलब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, इसका रासायनिक नाम होता है, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
अगले प्रश्न की बात करें, नाटो में 32वां देश कौन सा शामिल हुआ है। यहाँ पे बताना है 32वां देश जो है वो नाटो में कौन सा शामिल हुआ है। यहाँ पे स्वीडन दिया है, फिनलैंड दिया है, यूक्रेन दिया है और टोक्यो दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा, स्वीडन शामिल हुआ। कौन सा देश शामिल हुआ 32वां, तो स्वीडन शामिल हुआ, ये भी याद रखिए। अगर 31 नंबर का पूछ रहे हैं तो 31 नंबर का जो शामिल हुआ था 2023 में, वो कौन सा शामिल हुआ था, फिनलैंड शामिल हुआ था। और 2024 में जो शामिल हुआ है वो स्वीडन शामिल हुआ। अब जान लेते हैं थोड़ा सा नाटो के बारे में, स्थापना कब होती है। तो अगर नाटो के बारे में बात करें तो नाटो क्या है, नाटो जो है यूरोपियन उत्तरी अमेरिका देशों का एक राजनीतिक सैन्य गठबंधन है, ये भी याद रखिए। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर मुख्यालय की बात करें, यहाँ पे मुख्यालय भी पूछा जा सकता है, तो मुख्यालय जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ये भी याद रखिएगा, मुख्यालय भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले की बात करें, जब नाटो की स्थापना हुई थी तो कितने देश शामिल थे, तो 12 देशों, जो नाटो की जब स्थापना हुई थी तो 12 देश थे। अब वर्तमान में कितने हो गए, तो 32 हो गए। 32वां देश जो है वो स्वीडन है, और 31वां भी पूछा जाता है कभी कभी मैचिंग में, तो 31वां जो है फिनलैंड है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है नाटो के बारे में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, भारतीय दलैन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पे बताना है भारतीय दलैन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिया है झांसी दिया है, कानपुर दिया है, लखनऊ दिया है, हरिद्वार दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है, ये भी याद रखिए, कानपुर में स्थित है। और जान लेते हैं थोड़ा सा और संस्थानों के बारे में। तो यहाँ पे कुछ अनुसंधान संस्थान दिए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ये अनुसंधान संस्थान जो है बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं को लिया है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। फिर आगे बात करें, भारतीय सरकरा संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में स्थित है। और जान लेते हैं कुछ अनुसंधान संस्थान जो है वो और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो दिए हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। फिर आगे बात करें, भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो झांसी में है, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, तो मथुरा में। फिर आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पे बताना है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो ये जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पे बताना है भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पे 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है और 23 दिया है। तो भारत को जो है जलवायु क्षेत्रों में 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है, क्रिकेट की संस्था आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यहाँ पे बताना है जो क्रिकेट की संस्था है आईसीसी, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये पूछा है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो दुबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। जो अगला प्रश्न दिया है, घरेलू एयर कंडीशनर द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है क्या नियंत्रित किया जाता है। तो ये जो है वो तापमान और आर्द्रता दोनों ही नियंत्रित की जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, गैलीलियो ने कौन सा नियम दिया था। यहाँ पे बताना है गैलीलियो ने कौन सा नियम दिया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, गति का नियम और जड़त्व का नियम। तो गैलीलियो ने जो दिया था वो जड़त्व का नियम दिया था, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, एसआई मात्रक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है एसआई मात्रक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। तापमान जो है वो केल्विन होता है, ये भी याद रखिए, तापमान जो होता है वो केल्विन होता है। बाकी जो है वो सही सुमेलित हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम
बताना है, भारतीय मोर का जो है वैज्ञानिक नाम बताना है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पेबो क्रिस्टोटस, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न दिया है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए। मतलब कोई पंचायत है जिसको भंग कर दिया गया है, उसके चुनाव कितने माह के भीतर हो जाने चाहिए, ये पूछा है। तो इसके चुनाव जो हो जाने चाहिए वो 6 माह के अंदर हो जाने चाहिए, ये भी याद रखिए। अगर पूछ लिया जाए इसका प्रावधान कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस सूची को दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। बताना है कौन सी अनुसूची में जो है वो दल बदल विरोधी जो अधिनियम है उसके प्रावधान मौजूद हैं। तो ये जो सूची है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 10वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिए 10वीं अनुसूची में है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बताना है जो लोक लेखा समिति है उसमें लोकसभा के कितने सदस्य जो हैं वो निर्वाचित किए जाते हैं। अगर बात करें लोक लेखा समिति जो है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वो 15, और राज्यसभा के जो होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। यहाँ पे बताना है पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई। मतलब कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पे दिए हैं, तो लाहौर अधिवेशन 1929 दिया है, कोलकाता अधिवेशन 1928 दिया है, इलाहाबाद अधिवेशन 1930 दिया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी वो लाहौर अधिवेशन में की गई थी, ये भी याद रखिए। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। यहाँ पे बताना है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ। तो यहाँ पे दिया है 1990 दिया है, 1991 दिया है, और 1992 दिया है, और 1993 दिया है। तो ये जो लागू हुआ है वो 1993 में लागू हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जिसको बोलते हैं की स्थापना कब हुई। यहाँ पे बताना है जो सार्क है उसकी स्थापना कब हुई। तो यहाँ पे 1984 दिया है, और 1987 दिया है, 1985 दिया है, और 1989 दिया है। तो इसकी जो स्थापना हुई वो कब हुई है, तो 1985 में हुई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और जान लेते हैं सार्क के बारे में, कितने देश जो हैं वो शामिल हैं इसमें। अगर सार्क की स्थापना की बात करें तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। फिर अगर बात करें इसका सचिवालय मतलब हेडक्वार्टर कब बनाया गया, तो 17 जनवरी 1987 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, तो काठमांडू नेपाल में बनाया गया। ये याद रखिए, मुख्यालय भी पूछा जाता है। फिर अगर आगे बात करें तो सार्क में कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से देश शामिल हैं, तो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, और नेपाल है, पाकिस्तान है, और श्रीलंका है। तो यहाँ पे जो सार्क में जो देश हैं 8 हैं। अब यहाँ पे 8 देश भी याद होने चाहिए, क्योंकि अब प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए क्या दे देते हैं, यहाँ से 3 देश दे देगा और एक देश कोई और दे देगा, पूछ लेगा निम्नलिखित में से सार्क में कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। यहाँ पे प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा है ऐसी कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादा जिम्मेदार है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन दिया है, मीथेन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछिए तो सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि मीथेन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है, यहाँ पे बताना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन जो आश्रम दिए यहाँ पे महात्मा गांधी ने ही स्थापना की है, लेकिन यहाँ पे बताना है कि सबसे पुराना जो आश्रम है, सबसे पहले किस आश्रम की स्थापना की है। तो यहाँ पे साबरमती दिया है, फिनिक्स दिया है, वर्धा दिया है और सदाकत दिया है। तो सबसे पहले जो की है वो फिनिक्स की है, अभी याद रखिए। आप जान लेते कब कब स्थापना की है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिनिक्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 1904 में की थी। फिर जब भारत आए जो 1915 में गांधी जी, तब उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहाँ पे है? अहमदाबाद के कोचरम में, और इसकी स्थापना 1915 में की। अब यहाँ से भी प्रश्न अलग अलग बनाए जा सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे पहले किस आश्रम की स्थापना की, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी याद रखिए। अगर सबसे पहले ऐसे ही पूछा जाए तो ये फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, ये भी याद रखिए। दोनों अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें वर्धा आश्रम की स्थापना तो 1920 में की, ये भी याद रखिए, महाराष्ट्र। फिर आगे बात करें सदाकत आश्रम की स्थापना कब की, तो 1921 में की। ये आश्रम पूछे जाते हैं बार बार, मैचिंग में भी दिया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बताना है ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 5 जून दिया है, 16 सितंबर दिया है, 14 सितंबर दिया है, 5 सितंबर दिया है। तो ये जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, ये भी याद रखिए। फिर 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस बार बार पूछे जाते हैं, वही दिवस यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। यहाँ पे बताना है कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 होगा। 69 संविधान संशोधन था। और कब हुआ था, तो ये जो हुआ था 1991 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, बायोगैस का मुख्य घटक, यहाँ पे बताना है बायोगैस का जो है मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, आंसर नंबर 4 होगा। इसमें से कोई नहीं है। अगर बायोगैस का मुख्य घटक पूछा जाए तो मीथेन है, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे बताना है संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये बताना है। यहाँ पे अल्पास पर्वत श्रृंखला दी है, रॉकीज पर्वत श्रृंखला दी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला दी है और एंडीज पर्वत श्रृंखला दी है। तो सबसे जो धरातलीय पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी वो एंडीज है, ये भी याद रखिए, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। यहाँ पे बताना है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पे मिलते हैं वहां पे कौन सी पहाड़ियां जो है वो स्थित है, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो स्थित है वो नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बताना है कोडरमा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे दिया है लौह अयस्क के लिए, अभ्रक के लिए, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो यहाँ पे जो है प्रसिद्ध है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। अगर आगे बात करें जिप्सम कहाँ उत्तर प्रदेश में मिलता है, तो झांसी में मिलता है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। यहाँ पे बताना है कौन सा धार्मिक जो है जिसका सबसे ज्यादा भाग जो है वो नगरीय है। यहाँ पे बौद्ध दिया है, जैन दिया, हिंदू दिया है और ईसाई दिया है। सबसे ज्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो किसकी है, तो जैन धर्म की। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, वायु संरक्षण प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम किस वर्ष बना था। तो ये जो बना था 1981 में बना था, 1981 में बना था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की।
तो अगला जो प्रश्न दिया है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे बताना है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन दिए हैं 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो ये जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे बताना है जौनपुर की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो जौनपुर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगर पूछ लिया किसकी स्मृति में की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? यहाँ पे बताना है भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है। यहाँ पे जो दिया है आगरा दिया है, प्रयागराज दिया है, जौनपुर दिया है और लखनऊ दिया है। तो भारत का सिराज जो कहा जाता है वो जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। यहाँ पे बताना है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ था। यहाँ पे श्रावस्ती दिया है, बिठूर दिया है, कालपी दिया है। तो यहाँ पे जो है वो बिठूर में था। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पे बताना है दशावतार जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे एटा दिया है, फरुखाबाद दिया है, देवरिया दिया है और झांसी दिया है। तो ये जो स्थित है वो झांसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। और जान लेते हैं कुछ मंदिर जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। अगर बात करें देवी पाटन मंदिर जो है वो बलरामपुर में स्थित है। ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर पूछा जाता है सीताकुंड घाट जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। सीताकुंड घाट जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। बैला देवी मंदिर जो है प्रतापगढ़ में स्थित है। ये भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर भारद्वाज आश्रम अच्छे बट जो है प्रयागराज में स्थित है। फिर बात करें पार्वती अग्रा अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये गोंडा में स्थित है। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यहाँ पे बताना है विश्व धरोहर स्थल में कौन सा जो है स्थल नहीं है। यहाँ पे दिया है ऑप्शन आगरा का किला दिया है और फतेहपुर सीकरी दिया है, ताजमहल दिया और अकबर का मकबरा दिया है। तो जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है वो अकबर का मकबरा शामिल नहीं है। हालांकि हुमायूं का जो मकबरा है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अकबर का मकबरा जो है वो शामिल नहीं है। अगर पूछ ले जाए भारत का 43वां जो है विश्व विरासत सूची में कौन सा जो है स्थल शामिल किया गया है, 43वां स्थल हो चुका है कौन सा, तो मोइदम है। मोइदम है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जाएगा करंट में। और ये कहाँ का स्थल है, तो असम का स्थल है। ये भी याद रखिएगा। और ये कैसा स्थल है, तो ये सांस्कृतिक स्थल है। ये भी याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कैसा स्थल है। और ये पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जो मोइदम है वो कैसा स्थल है, तो ये जो है सांस्कृतिक स्थल है, पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है। फिर अगर पूछा जाए असम के कितने स्थल शामिल कर चुके हैं, तो असम के जो है विश्व विरासत सूची में असम के 3 स्थल हो चुके हैं। एक काजीरंगा पार्क हो गया है और मानस पार्क हो गया है और एक जो है वो मोइदम अभी हाल ही में 26 जुलाई को शामिल किया गया है। 26 जुलाई 2024 को शामिल किया गया। ये सूचना किसने दी है, तो ये सूचना जो है जो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने सूचना दी है कि मोइदम को जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर पूछ लिया जाए भारत में कितने विश्व विरासत सूची में स्थल हो चुके हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। ये भी याद रखिएगा। 43 स्थल में सांस्कृतिक स्थल पूछ लिया जाए, सांस्कृतिक स्थल कितने हो गए, तो 35 हो गए। और अगर पूछ लिया जाए प्राकृतिक स्थल मतलब नेचुरल जो प्लेस हैं वो कितने हो चुके हैं, तो नेचुरल प्लेस जो है वो 7 हैं। और जो मिश्रित प्लेस हैं वो कितने हैं, मिक्स्ड वाले, तो मिक्स्ड वाले जो हैं वो कितने हैं, तो ये जो है वो 1 है। ये भी याद रखिएगा। तो इतने स्थल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कबर स्थित है। यहाँ पे बताना लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कबर है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे गाजीपुर दिया है, बलिया दिया है और वाराणसी दिया है, गोरखपुर दिया है। तो ये जो है गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ नदी दी है और एक तरफ जो है वो नगर दिए। बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गंगा वाराणसी दिया, गोमती लखनऊ दिया है, कोसी गोरखपुर दिया है, सरयू अयोध्या दिया है। तो ये जो है गोरखपुर जो है वो राप्ती
राप्ती होगा, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कोसी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। बाकी जो है सरयू, अध्याय और गंगा, वाराणसी, गोमती, लखनऊ, ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे गंगा नदी की बात करें, कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, तो फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर है। फिर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे जो स्थित है मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, हमीरपुर है, कौशाम्बी है। अगर गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है, लखनऊ है और जौनपुर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाएगा, यहाँ के 3 शहर ये दे दिया जाएगा और एक शहर और को दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा गोमती नदी के किनारे कौन सा जो है वो शहर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रश्न महत्वपूर्ण बन जाता है, ये प्रश्न जरूरी पूछा जाएगा, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो महोदय किसका पुराना नाम है, यहाँ पे बताना है महोदय जो है वो किसका पुराना नाम है। यहाँ पे दिया है प्रयागराज दिया, खजुराहो दिया, कन्नौज दिया और पटना दिया है, तो ये जो है कन्नौज का है, ये भी याद रखिएगा, कन्नौज का पुराना नाम है महोदय। आगे बात करें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, यहाँ पे बताना है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये जो स्थित है वो लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और जान लेते हैं संग्रहालय कहाँ कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे कुछ संग्रहालय दिए क्योंकि यहाँ से संग्रहालयों से एक प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाता है। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ का ये सबसे पहले स्थापना होती है 1863 में, ये भी याद रखिए। सबसे पुराना पूछ लिया जाए तो राज्य संग्रहालय जो है लखनऊ का वो सबसे पुराना है। फिर राज्य संग्रहालय मथुरा की बात करें तो इसकी स्थापना 1874 में हुई। फिर राज्य संग्रहालय झांसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हुई। फिर लोक कला संग्रहालय जो लखनऊ में स्थित है इसकी स्थापना 1989 में हुई। फिर आगे बात करें राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है वो मेरठ में स्थित है, इसकी स्थापना 1997 में हुई है। और बात कर लेते हैं आगे कुछ संग्रहालय और दिए हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भारत कला संग्रहालय की बात करें तो ये बेचू में स्थित है और ये वाराणसी, यहाँ पे स्थापना जो हुई है वो 1920 में हुई। फिर राजकीय जैन संग्रहालय की स्थापना मथुरा में, और ये कब हुई है तो 2003 में हुई है। फिर अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय जो है रामपुर में स्थित है, इसकी स्थापना 1998 में हुई है, ये भी याद रखिएगा। फिर आगे बात करें लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय जो वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 2018 में की गई। फिर बाल संग्रहालय जो है कन्नौज में स्थित है, यहाँ से एक संग्रहालय 100 में 100% पूछा ही जाएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। कुछ संग्रहालय जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगर आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे बताना है सबसे पूर्वी जो शहर है उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो यहाँ पे बलिया दिया है, आजमगढ़ दिया, बाराबंकी दिया, बस्ती दिया, तो ये जो है बलिया सबसे पूर्वी शहर है, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसके अवधि जो है वो न्यूनतम है, यहाँ पे पूछा है ऐसी कौन सी फसल जो है उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है जिसकी अवधि न्यूनतम है, मतलब सबसे कम अवधि में हो जाती है फसल। यहाँ पे चना दिया है, मसूर दिया है, अरहर दिया है, मूंग दिया है, तो सबसे कम अवधि में जो होती है वो मूंग होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित नृत्य में कौन एक सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन एक जो है वो सही सुमिलित नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा। कर्मा जो है वो महोबा नहीं होगा बल्कि कहाँ होता है, तो ये जो नृत्य है वो सोनभद्र का है, सोनभद्र का, ये भी याद रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों प्रारूपों में से कौन उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा नृत्य है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे कथक दिया, भरतनाट्यम दिया, उड़ीसी दिया, कुचिपुड़ी दिया, तो जो उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य वो कथक है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। अगर बात करें उड़ीसी की तो उड़ीसा का है, ये भी याद रखिए, उड़ीसा का है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न दिया है शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। यहाँ पे बताना है शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे दिया है आगरा दिया है, प्रयागराज दिया, लखनऊ दिया, वाराणसी दिया, तो ये जो स्थित है वो प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला जो प्रश्न दिया है प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है। यहाँ पे बताना है जो रामायण के रचयिता पूछे कौन है, तो यहाँ पे वेद व्यास दिया है, तुलसीदास दिया है और वाल्मीकि दिया है, और इनमें से कोई नहीं।
तो रामायण के जो रचयिता हैं वो वाल्मीकि हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर बात करें वेद व्यास जी ने तो महाभारत लिखा है, ये भी याद रखिए। वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, तो महाभारत लिखा है। अगर तुलसी जी की बात करें तो तुलसी जी ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे पुस्तकें पूछी जाती हैं। आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप पुस्तकों के बारे में स्पेशली वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपको मिल जाएगी। आगे बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पे बताना है। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, ये भी याद रखिए। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, सकल कुल आय की गणना में आय के कितने मद होते हैं, यहाँ पे बताना है कितने मद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ, आंसर नंबर 2 सही हुआ, 5 होते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है, यहाँ पे बताना है किस त्योहार को जो है वो कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। यहाँ पे ओणम दिया है, दशहरा दिया है, गणेश चतुर्थी दी है और देव दीपावली दी है। तो जो कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है वो देव दीपावली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओणम जो है वो असम का त्योहार है, ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है, यहाँ पे बताना है। जो काराकोरम दर्रा है उसकी दक्षिणी सीमा जो है वो किस भारतीय नदी से बनी हुई है। यहाँ पे दिया है गंगा दिया है, गिलगित दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है और सतलुज दिया है। तो यहाँ पे जो बनी है वो गिलगित नदी से बनी है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, यहाँ पे बताना है कौन जो है भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है। तो ये जो है वो कौन सा है, तो लक्षद्वीप है, याद रखिए, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हीरे सोने प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है, यहाँ पे बताना है हीरे सोने प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका दिया है, अफ्रीका दिया है, उत्तरी अमेरिका दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो ये जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो अफ्रीका है, अफ्रीका आंसर सही होगा। आगे जान लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, पद्मावत के रचनाकार यहाँ पे पूछे, पद्मावत के रचनाकार पूछे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर, पद्मावत किसने लिखी, तो जायसी जी ने लिखी, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर चंद बरदाई जी की पूछी जाए तो चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। चंद बरदाई जी ने क्या लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो लिखा है, ये भी याद रखिएगा, ये पुस्तक लिखी है, ये भी याद रखिएगा। और अगर वाल्मीकि की भी पूछी जाती है तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखी है, तो रामायण लिखी है। और तुलसीदास जी ने क्या लिखी है, तो तुलसीदास जी ने लिखी है रामचरितमानस लिखी है, ये भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण किताबें पूछी जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया, किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है, यहाँ पे बताना है कौन अधिकारी होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, आंसर नंबर 3 सही होगा, जिला कलेक्टर होता है, आंसर नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, यहाँ पे बताना है। जो संविधान सभा में प्रारूप समिति थी उसमें सदस्य कितने थे, यहाँ पे 8 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया और 9 दिया है। तो ये तो सभी को पता होगा कितने सदस्य थे। बात करते हैं आगे, जो इसमें जो सदस्य थे वो 7 थे। जो फैक्ट पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में उनके बारे में जान लेते हैं। अगर संविधान सभा की स्थापना की या गठन की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, जुलाई 1946 में हुई थी। इसका गठन संविधान सभा के बाद, फिर उसके बाद बैठक की बात आती है। तो बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी याद रखिए। बैठक के 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जो है वो प्रस्ताव पेश किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें, एक फैक्ट ये पूछा जाता है, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उस समय एक फैक्ट ये पूछा जाता है, जो मुस्लिम लीग थी उसने समर्थन किया था, मतलब भाग लिया था या बहिष्कार किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग ने जो है संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे
महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जरूरी ही पूछा जाता है। अगर बात करें संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो 389 थे, ये भी याद रखिएगा। फिर पूछा जाता है जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी और 1950 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद और संविधान कब लागू किया गया, संविधान जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मतलब दूसरी बैठक कब होती है, मतलब जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। फिर 2 दिन के बाद जो है संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। एक और पूछा जाता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया, ये भी याद रखिए। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। और लागू कब किया गया, तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। ये फैक्ट जो है वो संविधान सभा से पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। और एक फैक्ट और पूछा जाता है कि जो जनगणमन है उसको राष्ट्रीय दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया, मतलब राष्ट्रीय माना गया था, तो वो 24 जनवरी 1950 को जब अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की उस दिन माना गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। फिर जान लेते हैं जो प्रारूप समिति थी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रारूप समिति का गठन अगर पूछें तो प्रारूप समिति का गठन बात करें तो 29 अगस्त 1947 को इसका जो है वो गठन होता है। मतलब कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है, उसके बाद प्रारूप समिति का गठन किया गया, मतलब 29 अगस्त 1947 को, ये भी याद रखिए। अगर बात करें प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो 7 सदस्य थे। अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ ले जाए तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक सदस्य ये हो गए जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर दूसरे लोगों की बात करें तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। फिर आगे बात करें जो तीसरे सदस्य थे वो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो तीसरे सदस्य थे। फिर चौथे सदस्य की बात करें तो चौथे जो सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह थे। फिर पांचवें सदस्य की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। और फिर छठे जो सदस्य थे वो VL मित्र थे। और जो सातवें सदस्य थे वो DP खेतान थे। तो यहाँ पे जो संविधान सभा में सदस्य ही पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न जो कठिन बनाना चाहेगा आयोग तो यहाँ से 3 नाम दे देगा और एक नाम कोई और दे देगा, पूछ लेगा कि जो प्रारूप समिति है उसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। एक तरफ नृत्य दिए हैं, एक तरफ नृत्य दिए हैं और एक तरफ क्या दिया है तो राज्य दिए हैं। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है नृत्य वो सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे भरतनाट्यम जो दिया है वो तमिलनाडु दिया है, लावड़ी जो दिया है वो महाराष्ट्र दिया है, कथक दिया है उत्तर प्रदेश दिया है, मोहिनीअट्टम जो दिया है वो आंध्र प्रदेश दिया है। तो ये जो सही सुमिलित नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो ये जो है 4 वाला सही सुमिलित नहीं। मोहिनीअट्टम जो है वो नृत्य कहाँ का है तो केरल का है, आंध्र प्रदेश का नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है कथकली, अगर पूछ लिया है तो कथकली जो है वो भी केरल का है, कथकली भी केरल का है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में शामिल नहीं था। यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो नवरत्नों में 9 रत्न जो लोग थे नवरत्नों में शामिल नहीं था। यहाँ पे 4 नाम दिए हैं। यहाँ पे पहला नाम दिया है कालिदास, अमर सिंह दिया है, अश्व घोष दिया है और शंकु दिया है। तो यहाँ पे जो थे वो कौन शामिल नहीं थे, तो अश्व घोष जो थे वो शामिल नहीं थे। बाकी जो है कालिदास भी शामिल थे और अमर सिंह भी शामिल थे, शंकु भी शामिल थे। फिर धन्वंतरी भी और बेताल भट्ट, बारामिहिर और बररुचि ये लोग शामिल थे, ये भी याद रखिए। कुल मिला के 9 लोग नवरत्नों में शामिल थे। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। यहाँ पे बताना है किस स्थान पर जो है महान स्नानागार जो है वो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे कालीबंगा दिया, हड़प्पा दिया, धोलावीरा दिया, मोहनजोदड़ो दिया। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा मोहनजोदड़ो में। और इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे बताना है काले रंग की चूड़ियां वो किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे दिया हड़प्पा दिया, मोहनजोदड़ो दिया है, कालीबंगा दिया है और लोथल दिया है। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुई वो कालीबंगा में प्राप्त हुई, मतलब काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा में प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिए। ये कहाँ पड़ता है तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी याद रखिए। और लोथल जो है वो गुजरात। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे
नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो एक तरफ आपके क्या दिए हैं, तो पार्क दिए हैं, और एक तरफ क्या दिए हैं, तो राज्य दिए हैं। यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पहला जो दिया है दुधवा राष्ट्रीय पार्क दिया है उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा दिया है हेमिस राष्ट्रीय पार्क दिया है जो है कर्नाटक दिया है, फिर तीसरा दिया है दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जो दिया है जम्मू कश्मीर दिया है, फिर चौथा दिया है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठीक है, और फिर बन जाता है चौथा वाला जो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में, मतलब पहला और चौथा जो है बिल्कुल ठीक है। फिर दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो गलत होगा वो कौन सा होगा, तो 2 वाला जो है वो गलत सुमेलित है। यहाँ पे जो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है वो कर्नाटक नहीं है बल्कि कहाँ है, तो ये जो है लद्दाख में है, लद्दाख में, ये भी याद रखिए, ये लद्दाख में। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। अगर काजीरंगा पार्क के बारे में बात करें तो काजीरंगा पार्क और मानस जो पार्क है, मानस पार्क, ये दोनों पार्क क्या हैं, तो ये जो है प्राकृतिक स्थल में शामिल हैं, विश्व धरोहर में, ये भी याद रखिए प्राकृतिक स्थल में शामिल हैं, दोनों पार्क हैं और ये प्राकृतिक स्थल में शामिल हैं। ये दोनों असम के पार्क हैं और ये प्राकृतिक स्थल में शामिल हैं। और प्राकृतिक स्थल अगर भारत के पूछ ले कितने शामिल हैं विश्व धरोहर सूची में, तो 7 हैं, 7 स्थल शामिल हैं। 7 में से 2 जो है वो असम के स्थल हैं, प्राकृतिक स्थल हैं। फिर अगर बात करें, क्योंकि मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बोला था करंट के साथ में जीके जीएस भी जान लेंगे, जीके जीएस के साथ करंट अफेयर भी फैक्ट जान लेंगे। तो यहाँ पे जो काजीरंगा और मानस जो है वो क्या है, प्राकृतिक स्थल है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फिर अभी हाल ही में 26 जुलाई 2024 को जो है एक असम का जो है वो और शामिल किया गया है। तो कौन सा स्थल है, तो मोइदम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मोइदम स्थल है असम का वो एक सांस्कृतिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। दोनों अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते हैं क्योंकि प्रश्न को भी बड़े घुमा के आयोग बनाता है। तो यहाँ पे जो 2 स्थल है काजीरंगा मानस जो है वो प्राकृतिक स्थल में शामिल है विश्व धरोहर सूची में, और जो अभी हाल ही में शामिल किया गया 26 जुलाई 2024 को वो मोइदम शामिल किया गया, असम का ही स्थल है। लेकिन ये क्या है, जो सांस्कृतिक स्थल है और पूर्व उत्तर भारत का है मोइदम जो है पहला सांस्कृतिक स्थल है। फिर अगर भारत की बात करें तो भारत में अब कितने स्थल हो चुके हैं, जो 43 स्थल हो चुके हैं, 43वां जो शामिल हुआ है वो मोइदम शामिल हुआ है। फिर अगर बात करें तो 35 जो हो गए हैं वो सांस्कृतिक स्थल हो गए, सांस्कृतिक स्थल हो गए, और जो है 7 क्या है, तो प्राकृतिक स्थल मतलब नेचुरल प्लेस है। फिर अगर बात करें जो एक है वो मिश्र है, मतलब मिश्रित स्थल है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे स्थल पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए, और ये करंट में मोइदम जरूर पूछा जाएगा। और मोइदम अगर मोइदम पूछा गया तो ये काजीरंगा मानस भी जरूर पूछा जाएगा, स्टैटिक भी करंट की मिला के ही पूछते हैं, तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, भारत का तीसरा बड़ा व्यापारिक देश कौन सा बना है, यहाँ पे बताना है भारत का जो तीसरा बड़ा व्यापारिक देश कौन सा बन गया है ये बताना है। यहाँ पे इजराइल दिया है, चीन दिया है, अमेरिका दिया है और संयुक्त अरब अमीरात दिया है। तो ये जो है तीसरा बड़ा व्यापारिक देश जो बन गया है वो भारत का वो बन गया है संयुक्त अरब अमीरात बना है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो दिया है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान, चीन के साथ साझा करता है। यहाँ पे भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा को नेपाल से, भूटान से और चीन से साझा करता है, यहाँ पे ये बताना है ऐसा कौन सा राज्य है। यहाँ पे मेघालय दिया है, पश्चिम बंगाल दिया है और सिक्किम दिया है और अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो ये जो साझा करता है वो सिक्किम साझा करता है। कितने देशों से, तो ये नेपाल हो गया और भूटान हो गया और भूटान के बाद चीन। तो ये 3 देशों से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो सिक्किम साझा करता है। अगर पूछ ले जाए अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितने देशों से सीमा साझा करता है, तो 3 देशों से साझा करता है। और कौन कौन से देश हैं, तो म्यांमार है, और म्यांमार के बाद है चीन, और चीन के बाद भूटान। ये 3 देशों से सीमा साझा करता है, ये भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश ये भी प्रश्न पूछा जाता है और अरुणाचल प्रदेश वाला भी प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश है वो किससे सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश मात्र एक देश से सीमा साझा करता है, वो भी नेपाल से। जो यूपी है वो नेपाल से सीमा साझा करती है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर पूछ लिया जाए जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड किससे सीमा साझा करता है, तो उत्तराखंड जो है वो चीन से सीमा साझा करता है और
नेपाल से सीमा साझा करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जितने भी यहाँ पे फैक्ट बताए हैं वो सभी पूछे गए पूर्व की परीक्षाओं में हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। यहाँ पे बताना है कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ललितपुर दिया है, मिर्जापुर दिया है और बांदा दिया है और बलिया दिया है। तो मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा जिला है, तो जो है बलिया है। बलिया जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। अब जान लेते हैं कौन कौन से जो जिले हैं वो साझा करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, कितने जिलों की सीमा साझा करता है जो है मध्य प्रदेश, तो जान लेते हैं। तो यहाँ पे 11 जिलों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। कौन कौन से जिले हैं, तो यहाँ पे दिया है मिर्जापुर, सोनभद्र, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज। ये 11 जिलों से सीमा साझा करता है। और एमपी अगर देखें तो एमपी यहाँ पे स्थित है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो ललितपुर है, तो एमपी जो है वो 3 साइड से घेरे हुए है ललितपुर को। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे ये ललितपुर हो गया, झांसी हो गया, महोबा हो गया, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया और प्रयागराज हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया। तो ये जो है जिले सीमा को साझा करते हैं मध्य प्रदेश की। और सबसे ज़्यादा जिले अगर सीमा साझा करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य से ही सीमा साझा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसके परिसर में स्थित है। यहाँ पे बताना अलाई दरवाजा जो है वो किसके परिसर में स्थित है। तो जो है स्थित जो है वो कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। अगर पूछ लिया है किसने बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो ये जो बनवाया था 1311 ईस्वी में बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पे बताना है जो संपत्ति का अधिकार था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और पूछा है कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये बनाया गया। तो यहाँ पे 103वां संविधान संशोधन दिया है, 44वां संविधान संशोधन दिया है और 42वां संविधान संशोधन दिया है और 101वां संविधान संशोधन दिया है। तो ये जो बनाया गया है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया, तो ये 44वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिएगा। अब कुछ संशोधन भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से संशोधन से भी एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है। तो आइए जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संशोधन पूछे जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 103 की बात करें तो 103वां संविधान संशोधन जो था वो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण था उसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। फिर अगर 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। और इसको किसमें रखा गया, तो अनुच्छेद 300 का में रखा गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी को शामिल किया गया था। और जीएसटी को अगर लागू पूछ ले कब किया गया, तो 2017 में लागू किया गया, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें 106वां संविधान संशोधन, ये जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो महिलाओं को 33% जो है वो आरक्षण के लिए संविधान संशोधन किया गया। आप अगर संविधान संशोधन के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है। 106वां संविधान संशोधन फुल डिटेल में बताया है। और यहाँ पे जितने भी संविधान संशोधन लिखे वो पहले से वीडियो अपलोड है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, थारू जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ निवास करती है। यहाँ पे बताना है थारू जनजाति जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ निवास करती है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है और राजस्थान दिया है। तो ये जो है थारू जनजाति वो जो है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में निवास करती है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोंडा जनजाति दी है, ये तमिलनाडु में निवास करती है। बेंगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है। फिर थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में निवास करती है, क्योंकि उत्तराखंड जो था वो 2000 में अलग हुआ, तो इसलिए थोड़ी सी जनजाति वो वहाँ भी निवास करती है। फिर मेड़ा जनजाति जो है वो कहाँ, राजस्थान में है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें यहाँ पे आलमगीरपुर दिया है, हिंडन नदी दिया है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी दिया है, लोथल सतलुज नदी दिया है और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। लोथल जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ है, तो भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ये वाला सही है, जो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो है वो सही सुमेलित है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा।
आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पे बताना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे विज्ञान दिया है, साहित्य दिया है, टेलीविजन दिया है, उद्योग संगीत दिया है। तो ये जो दिया जाता है वो जो साहित्य में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न दिया है, भारत के पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया है? यहाँ पे बताना है जो भारत का पुराना संसद भवन था उसका क्या नाम रखा गया। अब तो नया बन गया है, पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, संविधान भवन रखा गया है, राष्ट्रपति भवन रखा गया है, या संसद रखा गया है, संविधान सदन रखा गया है। तो ये जो है संविधान सदन रखा गया है, ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तो क्या कौन सा नाम रखा गया है? तो संविधान सदन नाम रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सा जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे राजकीय पक्षी दिया है, पहाड़ी मैना दिया है, राजकीय पशु बारहसिंगा दिया है, राजकीय वृक्ष अशोक दिया है, राजकीय जो पुष्प दिया है वो राजकीय पुष्प क्या दिया है? तो पलाश दिया है। तो यहाँ पे बताना है जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही हुआ। राजकीय पक्षी जो है वो पहाड़ी मैना नहीं बल्कि क्या है? तो ये जो है सारस है, ये भी याद रखिए सारस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। बाकी जो है वो सही से मिले थे। और जान लेते हैं क्योंकि बेसिक से भी पर्सन 100 में 100% एक पूछा ही जाता है, तो और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर बेसिक आप लोग सोचेंगे सर ये तो आते हैं, लेकिन आते तो हैं पर्सन, अभी आपने देखा है किस तरीके से पूछा जाता है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। अगर राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। अगर राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। इसको कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1968 को। और अगर उर्दू की बात करें तो उर्दू जो है 1989 में लागू की गई। अगर उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर राज्य के वृक्ष की बात करें तो अशोक है। आगे चर्चा कर लेते हैं। फिर अगर बात करें राज्य के जलीय जीव की तो गंगे डॉल्फिन है। फिर बात करें पुष्प की तो पलाश है। राज्य के पुष्प क्या है? पलाश है। फिर यहाँ पे टेसु भी आता है, ये भी याद रखिए, टेसु भी पूछा जाता है। तो फिर आगे बात करें राज्य के पक्षी की तो सारस है। राज्य के पशु की तो बारहसिंगा है। और राज्य के चिन्ह की बात करें तो मछलियां हैं और तीर धनुष है। यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे ये तीर धनुष होता है और साइड साइड में मछलियां बनी होती हैं। फिर अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी लखनऊ है। इसको पूर्ण रूप से जो है 1935 में पूर्ण रूप से घोषित कर दिया गया था। अगर एक सवाल और पूछा जाता है 1921 में जो है वो कहाँ से स्थानांतरित करके जो है वो लखनऊ राजधानी बनाया गया? तो ये जो है प्रयागराज से स्थानांतरित की गई थी। कब? तो ये जो की गई थी वो 1921 में स्थानांतरित की गई थी। और पूर्ण रूप से जो घोषित की गई है वो 1935 में लखनऊ को राजधानी उत्तर प्रदेश की बनाया गया, ये भी याद रखिए। अगर जिलों की बात करें तो 75 है। विकास खंड की बात करें तो 826 है। और नगर पंचायत की बात करें तो 546 है। और नगर निगम की बात करें तो 17 है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो दिया है राजस्थान दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, उत्तराखंड दिया है और कर्नाटक दिया है। तो ये जो है साझा नहीं करता है, वो कहाँ से साझा नहीं करता है? तो ये जो है कर्नाटक से साझा नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे एक तरफ आपके राज्य दी हैं और एक तरफ क्या दिया है? तो विधानसभा सीटें दी हैं। एक तरफ विधानसभा सीटें दी हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है सही सुमिलित नहीं। ये 100 में 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा, करंट में ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक से करंट भी क्लियर हो जाएगी। अभी क्योंकि 4 राज्यों में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय विधानसभा भी चुनाव हो रहा था, उसी समय 4 राज्यों में विधानसभा भी चुनाव कराया गया। तो वहाँ से सीटें पूछी जा सकती हैं। तो स्टैटिक में ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक तरफ राज्य दिए हैं और एक तरफ विधानसभा सीटें दी हैं। तो यहाँ पे बताना है कौन सा वो जो है वो सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिया 60 सीटें दी हैं। फिर सिक्किम 32 सीटें दी, आंध्र प्रदेश 175 सीटें दी, उड़ीसा जो दिया है वो 145 सीटें दी हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 होगा। उड़ीसा की जो है वो 145 सीटें नहीं बल्कि 147 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। बाकी जो है वो सही से मिले थे। ये प्रश्न 100 में 100% पूछा जाएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो एक दिवस से प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर दिया है। फिर विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर दिया है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 22 अप्रैल दिया है। फिर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस
5 सितंबर दिया है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 से होगा। आंसर नंबर 3 से होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस जो है वो 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता, बल्कि कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर 22 अप्रैल को ही पूछ ले तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस। ये भी याद रखिएगा। फिर एक पूछा जाता है 12 जनवरी को तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर एक पूछा जाता है जो 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को जो मनाया जाता है वो आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। फिर 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण है जो आज है डेट 9 अगस्त 2024। तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त को। आज के दिन काकोरी कांड हुआ था। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें, चौधरी चरण सिंह दिया है, गोविंद बल्लभ पंत दिया है, सुश्री मायावती दिया है और योगी आदित्यनाथ दिया है। तो ये जो है वो कौन थे? तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, गोविंद बल्लभ पंत थे प्रथम मुख्यमंत्री। और जान लेते हैं कौन कौन से मुख्यमंत्री कितनी बार रह चुके हैं। तो यहाँ पे बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की तो गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें प्रथम, तो चौधरी चरण सिंह थे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी 1 साल तक रहे हैं। ये भी याद रखिएगा। अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम महिला जो रही थी वो सुचेता कृपालिनी थी और एक कितनी बार रह चुकी थी? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी थी। ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें सबसे कम आयु के जो थे वो कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो अखिलेश यादव रहे। ये भी याद रखिएगा। फिर बात करें सर्वाधिक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कौन रही हैं? तो ये 4 बार रही हैं। सुश्री मायावती रही। सुश्री मायावती 4 बार रही, ये भी याद रखिएगा। और 4 बार के बाद अभी अगर बात करें तो 2 बार जो है योगी आदित्यनाथ भी हैं। दूसरे जो है दूसरी पंचवर्षीय में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे बताना है वित्त आयोग का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। यहाँ पे अनुच्छेद 338 दिया है, अनुच्छेद 280 दिया है और अनुच्छेद 324 दिया है, अनुच्छेद 118 दिया है। तो ये इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगे बात करें तो आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? यहाँ पे बताना है भारत से बाहर किसका मकबरा जो है वो स्थित है। यहाँ पे हुमायूं दिया है, औरंगजेब दिया है, जहांदार शाह दिया है और जहांगीर दिया है। तो ये जहांगीर का मकबरा जो है वो जो स्थित है भारत से बाहर, मतलब विदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो लाहौर में स्थित है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये भी याद रखिएगा, पाक में पड़ता है। तो याद रखिएगा जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। बाकी जो है हुमायूं का दिल्ली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है यहाँ पे, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे बताना है जो है असम में चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे 1835 दिया है, 1837 दिया है, 1839 दिया है और 1841 दिया है। तो यहाँ पे बताना है कब हुई थी। तो ये जो स्थापना हुई थी वो 1839 में हुई थी। 1839 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और अगर पूछ ले जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नजीरा में, ये भी याद रखिएगा। नजीरा ये असम में ही पड़ता है। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है ऋग्वेद है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया, ऋग्वेद है यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे स्रोतों का संकलन दिया है, कथाओं का संकलन दिया है और शब्दों का संकलन दिया है और युद्ध का ग्रंथ दिया है। तो यहाँ पे बताना है जो ऋग्वेद है वो क्या है। तो ये जो है वो स्रोतों का संकलन है। स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर पूछ ले जाए वेद कितनी है, तो वेद जो है वो कितनी है, तो 4 है। वेद 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं। और जो ऋग्वेद है वो क्या है, तो स्रोतों का संकलन है। यहाँ पे किसी की युद्ध की वर्णन नहीं है, या ना ही किसी की कथाएं। यहाँ पे एक जो है वो साइंस की बात की गई है। यहाँ पे साइंस की बात की गई है, ना कि किसी युद्ध या कथा या शब्द कोश नहीं है किसी का। ये भी याद रखिए। तो ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता पूछे। तो यहाँ पे कालिदास दिए, हरिशेन दिए, चंद्रवरदाय दिए, वाल्मीकि दिए। तो ये जो है
हर्षण जी ने लिखी थी, ये भी याद रखिए, हर्षण जी ने लिखी थी। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और पूछ लेता है कि कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे, ये भी याद रखिए। अगर पूछे जाए लिया जाए वाल्मीकि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो रामायण लिखा है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है? तो रामायण लिखा है, ये भी याद रखिए कि काफी प्रश्न पूछा जाता है। और चंद्र बरदाई की बात करें तो चंद्र बरदाई जी ने पृथ्वी राज रासो लिखी है, ये भी याद रखिए, ये भी प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो यहाँ पे जितने भी ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? यहाँ पे बताना है कौन सा जो अम्ल है वो सिरके में मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 से होगा। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरके में मौजूद होता है। अगर पूछ लिया जाए लैक्टिक अम्ल जो है वो कहाँ किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है, ये भी याद है, दूध में। और अगर पूछ लिया सिट्रिक अम्ल जो है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, खट्टे पदार्थों में। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है मामूली चीजों का देवता मतलब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? यहाँ पे बताना है किस लेखक द्वारा जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो है उपन्यास लिखा गया। तो ये जो लिखा गया है वो अरुंधति राय द्वारा लिखा गया, ये याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 वन के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? यहाँ पे बताना है, कुल मिला के ये पूछा है राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है ये पूछा है। तो ये जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखिए। और भारत में उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो जगदीश धनखड़ है, ये भी याद रखिए। उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीश धनखड़ है, ये भी याद रखिए। फिर अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। और प्रधानमंत्री तीसरी बार जो बन गए हैं वो कौन बन गए? तो मोदी जी बन गए, ये भी याद रखिए। और लोकसभा अध्यक्ष अगर पूछ रहे हैं तो ओम बिरला है, ओम बिरला है, ये भी याद रखिए। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा कौन से पद पे है, तो यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यहाँ पे बताना है कुल मिलाकर राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा है। तो यहाँ पे 16 सितंबर दिया है, 22 अप्रैल दिया है, 26 जनवरी दिया है और 12 जनवरी दिया है। तो ये जो है राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर पूछ रहे हैं 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ओजोन दिवस। अगर पूछ रहे हैं 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा। और 26 जनवरी को तो संविधान ही लागू हुआ था, 26 जनवरी को संविधान ही लागू हुआ था। तो ये जो है दिवस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। फिर आगे प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है भारत में बाल संरक्षण कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? यहाँ पे बताना है जो बाल संरक्षण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर पूछा है। यहाँ पे 1910 दिया है, 194 दिया है, 114 दिया है और 1098 दिया है। तो यहाँ पे जो है वो 1098 है, ये भी याद रखिए, 1098, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर पूछ लिया पुलिस का नंबर तो पुलिस का जो है वो कितना है? तो 112 है। अगर पूछा जाए कि एम्बुलेंस का तो 108 है और 102 भी है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? यहाँ पे बताना है हम्पी जो है नृत्य वो किस राज्य का उत्सव है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है हम्पी नृत्य उत्सव जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो नृत्य है वो कथक है। अगर बात करें केरल का तो केरल का कथकली भी है और कथकली के बाद पूछा जाता है मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम भी पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है एक और जो उड़ीसा का, तो उड़ीसा का ओडिसी होता है, ये तो नाम से ही याद कर सकते हैं आप। तो ये नृत्य जरूरी ही पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है ये पूछा है। तो यहाँ पे बेंगलुरु दिया है, मैसूर दिया है, नई दिल्ली दिया है, पुणे दिया है। तो ये जो स्थित है वो पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर अगर पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब होती है तो 1952 में स्थापना की गई। और कुछ संस्थान जान लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बन जाते हैं, यहाँ से संस्थान जरूरी है पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे केंद्रीय औषधि
पौध अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। फिर अगर बात करें आलूस अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है। फिर बात करें भारतीय चमड़ा रंगाई जूता संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर आगे बात करें केंद्रीय उपोषण संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे जितने भी संस्थान पूछे गए वही संस्थान यहाँ पे बताए हैं। आगे बात कर लेते हैं और संस्थानों के बारे में। तो यहाँ पे और संस्थान जो दिए हैं, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। फिर बात करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। फिर बात करें भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है, तो झांसी में स्थित है। फिर बात करें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा में स्थित है, ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। आगे बात कर लेते हैं और संस्थानों के बारे में। यहाँ पे और जो संस्थान में भारतीय सरकरा संस्थान जो है कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। फिर पूछा जाता है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज में स्थित है, ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया। फिर एक पूछा जाता है भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कानपुर में स्थित है। तो यहाँ पे जितने भी अनुसंधान संस्थान पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में वही बताए हैं। अगर आप स्पेशली संग्रहालय और अनुसंधान संस्थान के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से कब स्थापना होती है, कहाँ पे स्थित है, ये सभी उस वीडियो में मैंने 7-8 मिनट की वीडियो में सभी डिस्कस किए हैं। तो आप चैनल पे जाइए, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी पूछा है। तो यहाँ पे डीजीपी दिया है, डीसीपी दिया है और एससीपी दिया है और पीएसआई दिया है। तो यहाँ पे बताना है, तो इसका जो राइट आंसर सर्वोच्च जो रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो डीजीपी होते हैं, जिसको पुलिस महानिदेशक भी बोलते हैं। ये भी याद रखिए, सर्वोच्च वाले। बाकी जो है वो सभी होते हैं पद, लेकिन सर्वोच्च जो होता है वो डीजीपी का होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है सरकार का बैंक खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, इसमें शामिल है। तो इसमें जो शामिल होता है वो राजस्व बजट शामिल होता है, ये भी याद रखिए, राजस्व बजट शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां हैं। तो ये जो है वो किसकी हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, कुषाण की। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, यहाँ पे पूछा है मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, और ये कहाँ किस देश में स्थित है। यहाँ पे पूछा है किस देश में स्थित है, ये पूछा है। यहाँ पे नेपाल दिया, चीन दिया, भारत दिया, थाईलैंड दिया। तो ये जो स्थित है वो चीन में स्थित है, ये याद रखिए, चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न दिया फूल फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बताना है फूल और फल उगाना किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सेरीकल्चर दिया, हार्टिकल्चर दिया, विटीकल्चर दिया और पीसीकल्चर दिया है। तो यहाँ पे जो है जो जाना जाता है फल और जो है फूल उगाना जो है वो हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिए। अगर विटीकल्चर पूछ रहे हैं तो अंगूर की खेती होती है, ये भी याद रखिएगा, अंगूर की खेती। अगर सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम पालन होती है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे कृषि क्रांतियाँ दी हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। कृषि क्रांतियाँ, तो हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से, हरित क्रांति किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से। पीली क्रांति जो है तिलहन से, मतलब पीली जो दाल वगैरह अरहर की दाल वगैरह होती है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से, मतलब नीली, आप जब भी मछलियाँ कभी पानी में होती है तो नीला नीला पानी हो जाता है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक और पूछा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक भी माने जाते हैं, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न दिया निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बताना अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे मुंबई दिया, कोलकाता दिया, विशाखापट्टनम दिया, कोची दिया। तो अरब सागर की रानी के नाम से जो जाना जाता है बंदरगाह वो कोची को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। आगे जान लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था। यहाँ पे बताना है जो 2011 की जनगणना है उसमें कितने चरणों में जनगणना जो है वो कराई गई थी। तो ये जो कराई गई थी वो 2 चरणों में कराई गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की जनगणना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है
2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नामकरण बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया? यहाँ पे बताना है। जो 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था उसका नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो रखा गया है मानवाधिकार परिषद नाम रखा गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 मार्च 2006 में हुई थी। 15 मार्च 2006 में स्थापना होती है, ये याद रखिएगा। अगर पूछ ले जाएं इसमें कितने जो देश हैं वो सदस्य हैं, तो 47 देश सदस्य हैं, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? यहाँ पे बताना है जो कुंभ मेला है वो किन नदियों के संगम पर लगता है। यहाँ पे गंगा, यमुना, पौराणिक, सरस्वती दिया, राप्ती, नर्मदा दिया, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र दिया, कावेरी, सरयू, पौराणिक, सरस्वती दिया है। तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है, मतलब प्रयागराज में लगता है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश वित्त निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वितरण सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये जो है वो किस में निभाता है? तो ये जो है वो किस में निभाता है? तो ये जो है उद्योग में निभाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ये भी याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना पूछ जाए कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1954 में, ये भी याद रखिएगा, 1954 में हुई है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? यहाँ पे लखीमपुर खीरी दिया, शाहजहांपुर दिया, मेरठ दिया, प्रयागराज दिया। तो ये जो स्थित है वो लखीमपुर खीरी में स्थित है, ये याद रखिएगा। और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, ये याद रखिएगा। और इसको टाइगर रिजर्व है। अगर उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व पूछ रहे हैं तो 4 है, ये याद रखिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्पेशल के बारे में जानना चाहते हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क के बारे में, तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, NIA का पूर्ण रूप पूछा है। तो NIA का जो पूर्ण रूप होता है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ये भी याद रखिए। इसका पूर्ण रूप एक प्रश्न भी काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे बताना है। जो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था उस समय भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये जो चलाया गया वो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्थान हासिल किया। यहाँ पे चौथा दिया, पांचवा दिया है और प्रथम दिया और द्वितीय दिया। तो ये जो प्राप्त किया है वो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, केंद्रीय राज्यों करों के जटिल जाल की जगह GST कानून किस वर्ष लागू किया गया? यहाँ पे बताना है GST कानून जो है वो, मतलब GST कुल मिला के GST कब लागू किया गया ये पूछा है। यहाँ पे 2017 दिया है, 2019 दिया है, 2021 दिया है और 2015 दिया है। तो ये जो लागू किया गया है वो 2017 से लागू किया गया, ये भी याद रखिएगा। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो हुआ है? तो 101वां संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिए। GST को शामिल किया गया। अगर 2015 की बात करें तो 2015 में नीति आयोग जो है, नीति आयोग लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग। तो ये भी पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? यहाँ पे बताना है मधुशाला के लेखक पूछे। यहाँ पे दिया है मैथिली शरण गुप्त दिया है, हरिवंश राय बच्चन दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिया है, माखन लाल चतुर्वेदी दिया है। तो ये जो है मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है, ये भी याद रखिएगा। और जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो झांसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के झांसी में। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी पूछा जाता है। फिर अगर बात करें तो साकेत, भारत भारती, द्वापर, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अगर बात करें जो हरिवंश राय बच्चन की, तो मधुशाला है, मधुमाला है और मधुकला से, ये भी याद रखिएगा। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो अनामिका है, परिमल है, बेला है। फिर माखन लाल चतुर्वेदी की बात करें तो बनवासी, ये पूछी जाती है इनकी रचनाएं, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है क्या जो है, तो यहाँ पे प्रश्न दिया है 100% मैंने करा दिए थे, यहाँ पे 101 से। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? यहाँ पे बताना है किस देश की जो है वो आधिकारिक मुद्रा है। तो यहाँ पे श्रीलंका दिया है, अफगानिस्तान दिया, बांग्लादेश दिया, म्यांमार दिया। तो ये जो है वो म्यांमार की, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, ये भी याद रखिएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत का रुपया है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, महत्वपूर्ण है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। प्रश्न दिया है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बताना है भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये बताना है किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 12 जनवरी दिया है, 24 जनवरी दिया है, 14 सितंबर दिया है
और 16 सितंबर दिया है। तो यहाँ पे बताना है किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, 24 जनवरी को मनाया जाता। आंसर नंबर 2 सही हुआ। अगर पूछ लिया जाए 12 जनवरी, तो 12 जनवरी को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर आप 12 का दोगुना करेंगे, 12 का 2 गुना करेंगे तो 24 होता है, मतलब 24 तारीख को क्या मनाया जाता है, 24 तारीख को जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर बात करें 16 सितंबर को तो ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 14 सितंबर की, 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, हिंदी दिवस। तो इतने दिवस याद रखिएगा। दिवस से 100 में 100% एक प्रश्न जरूरी पूछा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यहाँ पे बताना है भारत का जो है वो सैन्य पुरस्कार सर्वोच्च कौन सा है, यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे अशोक चक्र दिया है, परमवीर चक्र दिया है, महावीर चक्र दिया है, वीर चक्र दिया है। तो सर्वोच्च जो सैन्य पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। ये भी याद रखिए, परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। आगे जान लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अब आप इसको गेस भी कर सकते हैं, जैसे पासपोर्ट जो होता है वो कहीं विदेश यात्रा करने के लिए बनवाया जाता है। तो जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया होगा, तो ये जो लॉन्च किया गया होगा वो विदेश मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया होगा। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षाओं में आप प्रेजेंट माइंड में ही हल कर सकते हैं, वहाँ पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हल हो जाएगा। जैसे आप इस पे दिमाग लगा के हल कर सकते थे। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। यहाँ पे बताना है जो चंद्रयान 3 भेजा गया था 2023 में, उसमें एक रोवर था, उसका नाम पूछा है क्या था। तो यहाँ पे विक्रम दिया है, विज्ञान दिया है, देवम दिया है और प्रज्ञान दिया है। तो ये जो था रोवर का नाम तो प्रज्ञान था। अगर लैंडर का नाम पूछे तो लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था। ये भी याद रखिएगा, लैंडर का नाम क्या था तो विक्रम था। और जान लेते थोड़ा सा इसके बारे में, चंद्रयान के बारे में। तो यहाँ पे चंद्रयान के बारे में बात करें तो इसका प्रक्षेपण जो किया गया था वो कब किया गया, 14 जुलाई 2023 को किया गया था। कब, कितने टाइम किया गया था, तो 2:35 पर उड़ान भरी थी। फिर किस रॉकेट से भेजा गया था, क्योंकि रॉकेट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो रॉकेट जो था LBM-3 MK4 से भेजा गया था। ये रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। और इसका पूर्व जो नाम था वो GSLV Mark 4 था। अब इसका जो नया नाम है वो LBM-3 MK4 है। ये भी याद रखिएगा। प्रक्षेपण 14 जुलाई को किया गया। अगर पूछ रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग जो है वो कब की है, तो 23 अगस्त 2023 को की है। और इसी दिन अंतरिक्ष दिवस के रूप में मोदी जी ने इसको घोषित किया है। अगर लैंडर की बात करें तो विक्रम लैंडर था, रोवर की बात करें तो प्रज्ञान रोवर था। ये भी याद रखिए। और सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, जो अपने नियंत्रित मतलब नियंत्रण में जो लैंडिंग होती है वो सॉफ्ट लैंडिंग कहलाती है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है। यहाँ पे बताना है जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा जो है वो किस राज्य से नहीं लगती है। कुल मिला के ये पूछा है। तो यहाँ पे तेलंगाना दिया है, बिहार दिया है, उत्तराखंड दिया है, हरियाणा दिया है। तो ये जो है तेलंगाना से नहीं लगती है। ये भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। और जान लेते हैं इसके बारे में क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100 में 100% पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप दिया है, कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश साझा करता है। तो यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है। कुल मिला के 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी याद रखिए। अगर देश की पूछ लिया तो देश जो है वो केवल नेपाल से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। या तसो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। तो यहाँ पे बताना है किस राज्य में ये स्थित है। तो ये जो है स्थित है वो कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। ये भी याद रखिए, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। अगर पूछ लिया जाए विश्व विरासत स्थल कितने हो गए हैं, तो 43 स्थल हो चुके हैं। ये भी याद रखिए, भारत में 43 स्थल हो चुके हैं। 35 जो हो चुके हैं वो सांस्कृतिक स्थल हो चुके हैं, और जो है 7 जो है वो कौन से नेचुरल प्लेस मतलब प्राकृतिक स्थल है। एक जो है वो मिश्रित स्थल है। ये भी याद रखिएगा। और जो 43वां स्थल बना है वो मोइदम बना है। कहाँ का स्थल है, अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तो वो है जो है असम का स्थल है। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न दिया है
भारत के स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, श्री गोविंद वल्लभ पंत दिया है, श्री कल्याण सिंह दिया है, श्री योगी आदित्यनाथ दिया है, श्री ND तिवारी दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा। आंसर नंबर 1 सही होगा, श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। और जान लेते हैं थोड़ा सा कौन कौन से जो लोग हैं सबसे पहले रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, गोविंद वल्लभ पंत थे। अगर महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में सुचेता कृपानी जो है वो 2 बार रही थी मुख्यमंत्री। फिर आगे बात करें जो उप मुख्यमंत्री थे प्रथम वो चौधरी चरण सिंह थे, और ये 1 साल तक प्रधानमंत्री भी भारत के रहे हैं, ये याद रखिए। अगर बात करें सबसे कम आयु के जो हैं वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो अखिलेश यादव हैं। अगर बात करें सर्वाधिक जो बार रहने वाली जो महिला है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, वो सुश्री मायावती हैं, ये 4 बार रह चुकी हैं, ये भी याद रखिएगा। और योगी आदित्यनाथ जो है वो दूसरी बार का जो है उनका पंचवर्षीय चल रहा है, ये भी याद रखिएगा, दूसरी बार बन चुके हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। तो ये जो है संख्या है वो 160 है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर पूछ लिया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो अरुण भंसाली हैं। ये न्यायाधीश है मुख्य इलाहाबाद उच्च न्यायालय के। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे। तो यहाँ पे बताना है जो टाटा स्टील कंपनी है उसके संस्थापक पूछे, तो जो संस्थापक थे वो सर जमशेद नुसरबान जी टाटा, इन्होंने स्थापना की थी। कब स्थापना की थी, तो 15 अगस्त 1907 में स्थापना की थी। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए, कंपनी का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, याद रखिए मुंबई में मुख्यालय है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण करना है। मतलब कि यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जिसमें जो है जो नागरिक है वो अपने दस्तावेजों को डिजिटल रूप से देख सकते हैं। कुल मिला के ये पूछा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही हुआ। डिजी लॉकर पे जो है वो आपके सभी दस्तावेज मिल जाएंगे, तो ये याद रखिए। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ पे बताना है किससे संबंधित है नीली क्रांति। यहाँ पे कपास उत्पादन दिया है, डेयरी उत्पादन दिया है, मत्स्य पालन उत्पादन दिया है और जल प्रदूषण दिया। तो ये तो जल प्रदूषण तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो तो कट ही गया। फिर यहाँ पे कपास भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। मत्स्य पालन उत्पादन जो है, आप नीली क्रांति कैसे देख सकते हैं, जो मछलियाँ वगैरह होती हैं तो वहाँ पे जो यहाँ पे रहती हैं उसका नीला पानी हो जाता है, तो नीली क्रांति मत्स्य पालन के ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रांतियाँ दी हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हरित क्रांति जो दी है वो फसल उत्पादन से संबंधित है। फिर श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, तो आप जो दूध होता है वो सफ़ेद होता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। पीली क्रांति जो है वो तिलहन से, मतलब तिल जो होते हैं वो पीले होते हैं, तो उससे याद कर सकते हैं। फिर भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से, और फिर नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से, ये याद रखिए। फिर एक प्रश्न और पूछा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। मतलब बताना है कौन सी घटना के बाद उन्होंने नाइटहुड जो उपाधि थी उनकी उसका त्याग कर दिया था। तो जो घटना हुई थी वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो उसका त्याग कर दिया था। ये कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ये याद रखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न दिया है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। यहाँ पे बताना है निजी क्षेत्र और जो सरकारें हैं दोनों हो उसको कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो ये बताना है। तो ये जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, प्रभावती
साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? यहाँ पे बताना है जो प्रभावती गुप्त थी वो किस शासक की बेटी थी जो गुप्त साम्राज्य था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। और इनका विवाह जो हुआ था जो प्रभावती का, तो उनका जो विवाह हुआ था वो रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। ये भी याद रखिए, रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और पूछ लिया जाए गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। ये भी याद रखिए, श्री गुप्त ने। ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? यहाँ पे बताना है किस राज्य की है। तो यहाँ पे बिहार दिया, पश्चिम बंगाल दिया, सिक्किम दिया, उड़ीसा दिया। तो ये जो है कला शैली जो है वो सिक्किम की, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। आगे बात करें जो अगला प्रश्न दिया उन गीतों के नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं, विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। यहाँ पे बताना है वो कौन से गीत हैं। तो ये जो है वो रसिया है, ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। रसिया जो गीत हैं वो गाए जाते हैं ब्रज भाषा में, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? यहाँ पे बताना है नर्मदा नदी जो है वो किस में मिलती जाके। तो ये जो मिलती जाके वो अरब सागर में मिलती जाके, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और अगर पूछ रहे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये जो निकलती है वो अमरकंटक से निकलती है और मिलती कहाँ जाके है, तो अरब सागर में मिलती जाके, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। दिया टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? यहाँ पे बताना टोक्यो जो है वो किस देश की राजधानी है। तो ये जो है वो जापान की राजधानी है। ऐसे ही अभी हाल ही में करंट का प्रश्न बनाया जा सकता है। पूछ लिया जाएगा पेरिस जो है वो किस देश की राजधानी है। तो पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ओलंपिक जो चल रहा है वो पेरिस में चल रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। और थाईलैंड की राजधानी पूछे तो बैंकॉक है, बैंकॉक। अगर पूछ रहे हैं चीन की तो बीजिंग है। चीन की क्या है? तो बीजिंग है, चीन की बीजिंग राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अगर बाली की पूछ रहे तो बाली की जो है वो देन पसार है, तो ये याद रखिए और राजधानियां पूछी जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? यहाँ पे नहीं पूछा है, प्रश्न को भी बड़े ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे म्यांमार दिया, नेपाल दिया, भूटान दिया, मालदीव दिया। तो जो भूमि साझा नहीं करता, हालांकि ये पड़ोसी देश है लेकिन भूमि साझा, यहाँ पे प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे भूमि पूछा है तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही होगा। आगे बात कर लेते हैं, मैप देख लेते हैं, मैप में कहाँ स्थिति है। तो यहाँ पे मैप दिया है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो नेपाल जो है वो यहाँ पे है, और भूटान जो है वो यहाँ पे है, और म्यांमार जो है वो यहाँ पे है। और अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव यहाँ पे, मतलब भूमि जो है वो साझा नहीं करता है, तो यहाँ पे मालदीव है। तो ये जो है वो देश जो है वो भूमि साझा करते हैं। और पड़ोसी देश जो है जो यहाँ पे लिखे हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। तो ये जो देश है बांग्लादेश, ये पड़ोसी देश है, पड़ोसी ये भी है मालदीव, लेकिन भूमि को साझा नहीं करता है। तो प्रश्न यही पूछा गया था। आगे बात कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है भारत में जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यहाँ पे बताना है जीएसटी का जो विचार था वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो प्रस्तावित किया गया था वो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बताना है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो नैनीताल में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है वो 3 सही होगा। अगर आप अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश में स्थित है स्पेशल, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी टैग लाइन क्या है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 सही होगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये टैग लाइन है उत्तर प्रदेश पुलिस की। अगर पूछा है सत्यमेव जयते, तो ये जो है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उसके नीचे लिखा हुआ है। और ये जो सत्यमेव है जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? यहाँ पे बताना है साइबर क्राइम जो है उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो पूछा है क्या है। तो हेल्पलाइन नंबर जो है वो 1930 है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर पूछ लिया जाए एम्बुलेंस का तो 108 और 102 एम्बुलेंस का नंबर है।
उत्तर प्रदेश पुलिस में उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसका नंबर पूछा जाए तो 112 है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। यहाँ पे मुख्यालय पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो ये जो स्थित है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया है, दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है। यहाँ पे बताना है जनगणना वो जो है वो किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, कुल मिलाकर ये पूछा है। तो ये जो है वो किस मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, ये भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना अगर पूछ ली जाए कितने चरणों में होती है, तो 2 चरणों में जनगणना कराई गई थी। अगर गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय के अगर मंत्री पूछ रहे तो अमित शाह है, ये भी याद रखिएगा, अमित शाह है। और यही जो है वो सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो यहाँ से मंत्रिपरिषद के बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर बात करें जो जनगणना है ये जो है वो किस सूची का विषय, तो ये संघ सूची का विषय, ये याद रखिएगा, संघ सूची का विषय। और किस अनुच्छेद के तहत बताए गए कि ये संघ सूची का विषय, तो अनुच्छेद जो है 246 है, इसके तहत बताए गए कि जो जनगणना है वो किस सूची का विषय, तो जो है वो संघ सूची का विषय, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्योहार है। यहाँ पे बताना है कि ये त्योहार जो है वो किस राज्य का है, तो ये जो है वो कौन से राज्य का है, तो यहाँ पे उत्तराखंड दिया है, महाराष्ट्र दिया है, हिमाचल प्रदेश दिया है और गुजरात दिया है। तो ये जो है वो कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ, महाराष्ट्र का है। और ये जो है त्योहार जो मनाया जाता है वो रबी की फसल जो होती है उसका प्रतीक है। और रबी की फसल कब कटाई होती है, तो गर्मियों में कटाई होती है, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें आगे तो निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 सही होगा। जो दही होती है उसमें होता है, और अगर दूध होता है तो दूध में भी पाया जाता है, दूध से ही दही बनती है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में होता है। और यहाँ पे दही दिया था तो दही ऑप्शन सही होगा। अगर पूछ लिया सिरके में तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इमली में तो ये जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल। तो ये अम्ल जरूर पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है संविधान दिवस के रूप में कौन सा जो है वो दिवस मनाया जाता है। तो ये जो है वो 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, तो संविधान को अंगीकृत किया गया था, ये भी याद रखिए, अंगीकृत किया गया था संविधान को। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होता है। और लागू कब होता है, तो लागू जो होता है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें आगे कि जो संविधान था वो किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को बनाया गया। संविधान सभा का अगर गठन पूछ लिया, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था। 1946 में गठन हुआ था, तो उस समय जो सदस्य थे वो कितने थे, तो 389 थे संविधान सभा में सदस्य थे, ये भी याद रखिएगा। और इसके द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया। संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। तो उसके बाद जो अंगीकृत किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। उसके बाद जो लागू किया गया वो कब लागू किया गया, तो जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर संविधान सभा की पहली बैठक पूछ लिया तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो अंतिम बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद 2 दिन के बाद ही 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया संविधान। तो यहाँ पे ये इतनी डिटेल याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए 10 दिसंबर को क्या मनाया, तो जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाए 15 अगस्त को, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो ये याद रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ पे बताना है भारत का कौन सा जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो ये जो है भारत रत्न है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये भी याद रखिएगा।
अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे जो आता है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण है, और तीसरे नंबर पे जो है वो कौन सा आता है, तो पद्म भूषण आता है, और चौथे नंबर पे जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में चौथे नंबर पे जो पद्म श्री है, और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है भारत रत्न दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं 2024 में जो भारत रत्न दिए गए हैं लोगों को, उनको उनके नाम जान लेते हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए जान लेते हैं। अगर बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न जो शुरुआत हुई थी वो 1954 में शुरुआत होती है देने की। फिर मरणोपरांत एक प्रस्ताव पारित किया गया, मरणोपरांत का प्रस्ताव जो पारित किया गया 1955 में। और अगर पूछ लिया जाए मरणोपरांत सबसे पहले किसको दिया गया, तो 1996 में लाल बहादुर शास्त्री जी को ये मरणोपरांत प्रदान किया गया था, भारत रत्न। ये भी याद रखिए कब प्रदान किया गया और कब प्रस्ताव पारित होता है, तो याद रखिए प्रस्ताव कब पारित होता है और कब दिया गया, तो ये पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सबसे पहले जो है भारत रत्न जो 1954 में स्टार्ट हुआ था, उस समय किसको दिया गया, तो श्री राजगोपालाचारी को दिया गया था, ये याद रखिए। आगे बात कर लेते हैं 2024 में कितने लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें 2024 में भारत रत्न की, तो 2024 में जो दिया गया वो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। जो 5 लोग कौन कौन से हैं, तो 5 लोग जो है श्री कर्पूरी ठाकुर है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी है, पीवी नरसिम्हा राव है, और एमएस स्वामीनाथन है, और चौधरी चरण सिंह है। तो यहाँ पे इन 5 लोगों को 2024 में जो है वो भारत रत्न दिया गया है 2024 में। अगर बात करें कि जो है अगर आप इनके बारे में संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। कुल मिला के 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए तो जीवित जो है, केवल जो जीवित है वो लाल कृष्ण आडवाणी है, और एम एस स्वामीनाथन का जो निधन हुआ है वो 2023 में निधन हो गया है, और एक जो है हरित क्रांति के जनक भी बोले जाते थे, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत रत्न अब कितने प्रदान किए जा चुके हैं, तो ये जो है वो 53 संख्या हो गई भारत रत्न देने की, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे भारत रत्न के बारे में जानकारी हो गई। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे जो अगला प्रश्न दिया है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जो गोदान है वो किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया, एक कुल मिला के पूछा है। तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद दिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी दिया है, माखनलाल चतुर्वेदी दिया, मुंशी प्रेमचंद दिया। तो गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और जान लेते हैं कुछ उपन्यास, आइए आगे बात चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें मुंशी प्रेमचंद जी की, तो इनकी गोदान है, गवन है, कर्म भूमि है, रंगभूमि, ये जो है इनकी हैं। अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी की, तो कामायनी, आंसू, लहर इनके हैं, ये भी याद रखिए। फिर आगे बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो अनामिका, परिमल, बेला, ये जो है पूछी गई है बार बार परीक्षाओं में, उन्हीं को लिया है। फिर आगे बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, तो युग चरण, समर्पण, वनवासी, माखनलाल चतुर्वेदी की। फिर आगे बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो साकेत, भारत भारती, द्वापर, तो ये भी इनकी मैथिली शरण गुप्त की भी याद रखिएगा। फिर हरवंश राय बच्चन जो हैं, इनकी एक जरूर पूछी जाती है मधुशाला, मधुशाला ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में, बार बार पूछी जाती है। फिर मधुमाला भी है और मधु कलश भी है। तो यहाँ पे जितनी भी उपन्यास रचनाएं थी उनके बारे में डिस्कस किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट भी बचता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।